एक सियार ने बताया, चाहे कलेजा निकाल कर दे देना। ये तीन लोग कभी अपने नहीं होते हैं, ये हमेशा धोखा देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के लिए बहुत ही काम आने वाली है। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में कीर्तभान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के महल के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में अनेकों तरीके के फल और फूल वाले पेड़ खड़े हुए थे, जिन पर अनेकों प्रकार के फल आते थे। और उसी बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था, जिस पर सोने के फल लगा करते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सिपाही लगा रखे थे, ताकि कोई भी उस पेड़ से फल तोड़कर चुराकर ना ले जा सके। माली भी उसकी बड़े ध्यान से देखभाल किया करता था। माली रोजाना उस पेड़ के फल को गिनकर सोया करता था और सुबह उठते ही सारे फलों को दोबारा से गिनती किया करता था। मित्रों, एक बार माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। तब माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर ये सूचना राजा को दी। राजा माली की बात सुनकर फौरन ही बाग में पहुंच गया। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतनी फौज के बाद भी हमारा एक फल कोई चुरा करके ले गया। हमारे बाग के चारों तरफ सैनिकों का इतना बड़ा पहरा है, उसके बावजूद हमारा फल कोई चुरा करके ले गया। ऐसा कैसे हो गया? राजा ने फौरन राज दरबार में पहुंच करके ये घोषणा कर दी कि जो कोई हमारे सोने के फल चुराने वाले चोर को पकड़ करके लाएगा, उसे मैं अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करूंगा। राजा की यह बात सुनकर सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। आज रात्रि में मैं पहरा लगाऊंगा और मैं तुम्हें उस चोर को पकड़कर अवश्य दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा करके ले गया है। मित्रों, राजा कीर्तभान ने अपने बड़े बेटे को बाग का पहरा देने के लिए इजाजत दे दी। मित्रों, इधर वो बड़ा राजकुमार उसी बगीचे के चारों तरफ पहरा देने लगा। लेकिन पहरा देते देते कुछ घंटों के बाद में उस राजकुमार को नींद आ गई और नींद आने की वजह से वो राजकुमार सो गया। सुबह उठकर जब राजकुमार ने उस पेड़ के फल गिने तो उसमें से एक फल कम निकला। राजकुमार को बड़ा ही अचंभा हो गया। सोचने लगा कि मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल चुराने का दुस्साहस करके चला गया। सुबह दरबार में जाकर के उसने ये बात राजा साहब को बताई। राजा ने देखा कि मेरा बड़ा बेटा सोने के पेड़ की रखवाली करने में नाकाम रहा। उसके रात भर पहरा देने के बावजूद चोर फल को चुरा ले गया। अगले दिन राजा से उसके दूसरे बेटे ने इजाजत मांगी और कहा, हे पिताजी, वृक्ष की रखवाली का काम आज का मैं करूंगा। मैं भी देखता हूँ फल कौन चुरा करके ले जाता है। मित्रों, दूसरी रात को राजा ने अपने दूसरे बेटे को इजाजत दे दी और कहा, हे पुत्र, जाओ और हमारे बगीचे की ठीक से पहरेदारी करना। सुबह तक चोर हमारी पकड़ में होना चाहिए। सज्जनों, राजा का दूसरा बेटा भी उस सोने के पेड़ की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वो पहरा देता रहा। उसके बाद उसे भी नींद आ गई। एक फल की चोरी उस दिन भी हो गई। जब सुबह को राजा को पता चला तो राजा बड़ा ही चिंतित हो गया। बाकी दरबार के लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। सज्जनों, इस बात को सोचकर सभी लोग निराश बैठे हुए थे। तब राजा का सबसे छोटा राजकुमार आता है और कहता है, हे पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाजत दे दो। मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। हे पिताजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़कर मैं आपके हवाले कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, मैं एक बात आपको और बता दूं कि राजा कीर्तभान अपने छोटे पुत्र से अधिकतर नाराज रहता था और वो अपने छोटे बेटे को सबसे बड़ा बुद्धू समझता था। राजा ने छोटे बेटे से कहा, जब तुम्हारे दो भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर सकते हो, इसलिए तुम जाओ अपना काम करो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन राजा का छोटा राजकुमार नहीं माना। वो कहने लगा, हे पिताजी, आप एक बार मुझे अवसर देकर तो देखिए। सज्जनों, राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी। मित्रों, अब तो छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जाकर उसकी पहरेदारी करने लगा। इधर उस राजकुमार ने तय किया
कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में आज सोऊंगा नहीं और आज की रात्रि मैं उस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। प्रिय दर्शकों, अपनी नींद को काबू करके वो राजकुमार उस पेड़ पर दृष्टि बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। उसके देखते ही देखते सोने का वो तोता एक फल अपनी चोंच में कसकर पकड़कर वहां से जाने को हुआ। इधर राजकुमार तो पहले से ही सतर्क बैठा हुआ था। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा। वो मन में समझ रहा था कि कोई मनुष्य होगा, लेकिन यहाँ तो एक पक्षी निकला जो रोजाना फल चुरा करके ले जाता था। इधर राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। सज्जनों, वो तोता बड़ा चालाक था। वो तीर के बार को बचा गया और पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया। तीर लगने से उस सुनहरे तोता का एक पंख टूटकर नीचे गिर गया। इधर राजकुमार ने वो पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया और सुबह होते ही पूरी बात उसने राजा साहब को बताई और वो सोने का पंख भी राजा साहब को दे दिया। सोने के पंख को निहार कर राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। वो उस पंख को देखकर उस पर मोहित हो गया। वो उस पंख को हाथ में लेकर देखता रहा। कहने लगा, हे पुत्रो, जब ये पंख इतना सुंदर है तो वो पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। उस सोने के तोता की शोभा से वास्तव में हमारा राजमहल और भी सुशोभित हो जाएगा। राजा ने अपने मन की इच्छा बताते हुए कहा, पुत्रो, अब मैं ये चाहता हूँ कि उस तोता को कोई पकड़ करके लाए। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और कहने लगा, हे पिताजी, मैं लाऊंगा उस तोता को पकड़कर। इस प्रकार उस सुनहरे तोते को ढूंढने के लिए राजा कीर्तभान का बड़ा बेटा जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद बड़े राजकुमार ने देखा एक वृक्ष के नीचे बैठा एक सियार आराम कर रहा था। सियार को देखकर राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर छोड़ने ही वाला था। तभी उधर से सियार ने आवाज लगाई कि हे राजकुमार, आप मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने के तोता की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी राय मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुम अपने काम में सफल होकर जरूर लौटोगे। तुम इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। आगे जाने पर तुम्हें एक गांव से पहले 2 गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत ही सुंदर और सजी धजी मिलेगी, जो दिखने में बहुत ही लुभावनी होगी। दूसरी गुफा ऊबड़ खाबड़ झाड़ जंकड़ों से युक्त होगी और बहुत गंदी होगी। लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश कर जाना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होकर लौटोगे। सियार की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगा, जरूर ये सियार मुझे मूर्ख बना रहा है और ये मुझे किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस धूर्त सियार की बातों में नहीं आना चाहिए। अब तो राजकुमार ने उस सियार को डांटते हुए कहा, अरे धूर्त सियार, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तेरी सहायता और सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग जाए यहाँ से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने धनुष से तीर उस सियार के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वो चालाक सियार उस राजकुमार के तीर से बचकर भाग गया। सज्जनों, इधर वो राजकुमार आगे के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वो एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां पर 2 गुफाएं हैं। उनमें से एक गुफा बड़ी ही सुंदर, साफ सुथरी और सजी धजी है और देखने में बड़ी लुभावनी लग रही थी। गुफा के अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उस गुफा में जाने की इच्छा जागृत हुई। राजकुमार जाते ही जाते उस सुंदर गुफा में ठहर गया जाकर के। गुफा में घुसने के बाद वो उसी नाच गान में जाकर के शामिल हो गया। वो ये भूल गया कि वो एक सोने के तोता की तलाश में निकला था। सज्जनों, इस प्रकार उसे कई दिन बीत गए। ना तो उसने उस सोने के तोते की तलाश कर पाई और ना ही वो अपने घर लौट कर गया। तब राजा कीर्तभान ने अपने दूसरे बेटे के लिए आदेश दिया और कहा, हे बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक लौट करके नहीं आया है। वो सोने के तोता की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस तोते की तलाश करके लाओ। साथ ही साथ अपने भाई को भी अपने साथ लेकर आना। राजा की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा बेटा जंगल के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचा तो उसे वही सियार मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें उस सियार ने उस दूसरे राजकुमार से भी कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उस सियार की बात पर अमल नहीं किया और आगे जाकर वो भी उसी सुंदर गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में हो रहे नाच गान में व्यस्त हो गया।
उसे भी ये याद नहीं रहा कि वो किस काम से आया है। प्रिय दर्शकों, जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं आया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने राजा से कहा, हे पिताजी, मैं सोने के तोते की खोज करने के लिए जाऊंगा। राजा कहने लगा, बेटे, जब तुम्हारे दो बड़े भाई उस तोते को तलाश नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? तुम आराम से घर में ही रहो। राजा के बार बार मना करने के बावजूद छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे इजाजत दे दी। प्रिय सज्जनों, अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़ा लेकर के निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही सियार मिला। राजकुमार ने अपना धनुष बांध लिया और सियार पर तान दिया। सियार कहने लगा, हे राजकुमार, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर जरूर लौटोगे। सज्जनों, उस राजकुमार ने सियार की बातों को बड़े ध्यान से सुना। राजकुमार कहने लगा, ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा और मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। तब खुश होकर के सियार कहने लगा, हे राजा के राजकुमार, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ रहे हो, क्योंकि तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे इसी बात से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा देता हूँ, आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मित्रों, इस प्रकार वो सियार अपने आकार को और बड़ा कर लेता है। इधर राजकुमार उस पर सवार हो गया। राजकुमार के बैठते ही वो सियार एकदम हवा के जैसे उड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में उस जंगल और पहाड़ को पार कर लिया और उसी नगरी में जा पहुंचा। वहां उसे दो गुफा दिखाई दी। तब राजकुमार ने उस सियार की बात मानकर उस पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वहीं अपने रहने का स्थान बना लिया। वहीं उसके पास में बहुत सुंदर दिखने वाली भी गुफा थी, लेकिन छोटा राजकुमार उसके लोभ में नहीं आया और वो उस चमक दमक वाली गुफा में नहीं गया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होते ही वो राजकुमार आगे की तरफ चल देता है। वहां से कुछ दूरी तय करने पर उसे वही सियार पुनः मिल जाता है। तब उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि अब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे चलते रहो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की सिपाही लोग हर समय पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाहियों से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वे सिपाही इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर उस महल के अंदर चले जाना और महल के सारे कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे के एक मामूली से पिंजड़े में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजड़े सहित उठाकर महल के बाहर ले आना। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत सुंदर हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ पिंजड़ा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी उस तोते को उस पिंजड़े में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजड़े में से तोते को निकालकर उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए पिंजड़े में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद फिर से उस सियार ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में राजकुमार को उस महल के पास में पहुंचा दिया। राजकुमार ने उस महल के पास में जाकर के देखा तो वास्तव में उस महल के जो सिपाही लोग पहरेदार थे वो सो रहे थे। वो बिना डरे ही सीधे महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर सोने का तोता लोहे के पिंजड़े में बंद था और उस सोने के तोते के पास में 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार उन्हें देखते ही पहचान गया। हो ना हो ये फल तो मेरे बगीचे के ही हैं जो इस तोता ने चुराए थे। राजकुमार को वो सोने का तोता बहुत ही सुंदर लगा। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। सोने का तोता लेकर राजकुमार वहां से जाने वाला ही था, तभी उसकी नजर पास में रखे हीरा जवाहरातों से जड़े उस सुंदर से पिंजड़े पर पड़ जाती है। वो पिंजड़ा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें एक से एक कीमती हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार ने सोचा, इतना सुंदर तोता और टूटे फूटे पिंजड़े में ये अच्छा नहीं लगेगा। वो उस पिंजड़े की चमक दमक में उस सियार की बात भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजड़े से तोते को निकालकर उस हीरे जवाहरातों से जड़े हुए पिंजड़े में तोते को बंद कर दिया। प्रिय दर्शकों, तोते ने नए पिंजड़े में आने के बाद जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो राजकुमार उस पिंजड़े को उठाकर उस जगह से हट भी नहीं पाया था। तभी उसी समय पर बहुत सारे सिपाहियों ने आकर उसे पकड़ लिया, पकड़कर उसे बंदी बना लिया। इधर राजकुमार को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसे सियार की सारी बातें याद आने लगी कि मुझे सियार ने क्या करने के लिए मना किया था और मैंने क्या कर दिया। सोचने लगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ।
अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी हूं। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए वहां के राजा के दरबार में लेकर के गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजा कहने लगा, हे राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे। इस अपराध से मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने ऐसा अपराध किया है, इस अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। हे राजकुमार, यदि तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम मेरे लिए सोने का एक घोड़ा ला करके दे दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा और उसके बदले में मैं तुम्हें ये सोने का तोता भी दे दूंगा। प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की वो शर्त माननी ही पड़ी। इधर वो राजकुमार सोने की मृग की तलाश में निकल गया। उस महल के बाहर जाने के बाद राजकुमार ने देखा कि वो सियार उसका इंतजार कर रहा है। उस राजकुमार ने जाकर के उस सियार को सारी बातें बताई। उसी समय निराश होते हुए वो सियार बोला, हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया। जैसा मैंने तुम्हें पहले समझाया था, यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते। राजकुमार कहने लगा, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दो। हे मित्र, एक बार मेरी मदद और कर दो। मैं तुम्हारी बिना सहायता के वो सोने का घोड़ा नहीं ला सकता। यदि मैंने राजा को सोने का घोड़ा लाकर नहीं दिया तो यहाँ का राजा मुझे वो सोने का तोता नहीं देगा और मुझे फांसी पर लटका देगा। तब सियार ने राजकुमार की बात सुनकर कहा, खैर भाई, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे ऊपर सवार हो जाओ और मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद दूसरे राज्य में तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे में तुम्हें सोने का वो घोड़ा मिलेगा। उस बगीचे के नौकर चाकर सभी सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और उस सोने के घोड़ा को पकड़कर ले आना। हे राजकुमार, एक बात का ध्यान रखना, उस घोड़े को बांधने के लिए वहीं पर 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक तो रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस घोड़े को उस साधारण रस्सी में बांध लेना। उस सोने की रस्सी को हाथ मत लगाना। उसके बाद तुम उस घोड़े की पीठ पर सवार हो जाना। तुम उस घोड़े को दौड़ाते हुए उस बगीचे से बाहर निकल आना। राजकुमार कहने लगा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, फिर सियार ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में उस राजकुमार को उसने उस बगीचे के पास में पहुंचा दिया जहां पर सोने का घोड़ा था। उस बगीचे के पास पहुंचते ही उस सियार ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चला गया। तब राजकुमार सीधा उस किले के अंदर घूमता हुआ सीधा उस बगीचे में पहुंच जाता है। इधर किले में जाकर उसने देखा कि सभी नौकर चाकर गहरी नींद में सो रहे हैं। उसके बाद राजकुमार उस बगीचे में जब पहुंचा तो उसने देखा कि उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का घोड़ा घूम रहा है। राजकुमार ने उस बगीचे में जाकर के देखा, वो घोड़ा वास्तव में सोने का घोड़ा था। राजकुमार ने इतना सुंदर घोड़ा कभी सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस घोड़े को पकड़ लिया। जब वो उसे लेकर उस बगीचे से बाहर निकलने वाला था तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई एक सोने की रस्सी पर गई। वो रस्सी दिखने में बहुत ही सुंदर और लुभानी थी और उसमें हीरे मोती चमचमा रहे थे और उसी रस्सी के पास एक पुरानी सी साधारण रस्सी पड़ी हुई थी। राजकुमार ने सोचा, इतना सुंदर घोड़ा और पुरानी सी बेकार सी रस्सी में बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार उस सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वो साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उस घोड़े के गले में बांधने लगा। जैसे ही सोने की रस्सी उस घोड़े के गले में बांधी, उसी समय वो घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। घोड़े की हिनहिनाहट सुनने के बाद महल के जो नौकर चाकर थे वे सब भाग करके वहां पर आ गए। थोड़ी ही देर में उन सिपाहियों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। तब सिपाहियों ने उस राजकुमार के हाथ बांधकर अपने नगर के राजा के सम्मुख पेश कर दिया। तब राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, हे युवक, तुमने मेरे सोने के घोड़े को चुराने का दुस्साहस किया है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूँ। लेकिन राजकुमार, इससे पहले तुम मेरा यदि एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक हीरे जवाहरात से बना हुआ एक महल है और उसी महल में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। हे राजकुमार, यदि तुम उस राजकुमारी को हमें ला करके दे दो, मैं तुम्हारे प्राण बचा सकता हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करके उसके बदले में तुम्हें ये सोने का घोड़ा भी दे दूंगा। प्रिय मित्रों, राजकुमार इधर एक नई मुसीबत में पड़ गया।
राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए उस राजा की शर्त माननी पड़ी। इधर राजकुमार उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल के खोज में निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर निकलने पर उसे वही फिर सियार मिल जाता है। सियार कहने लगा, हे भाई, तुमने इस बार फिर से मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यदि तुम मेरी बातों को मान जाते तो आज तुम इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। सियार कहने लगा, हे राजकुमार, अब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैंने तुम्हें मित्र माना है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल के पास पहुंचाएंगे। तुम उस महल के बाहर ही छुपे रहना। जब उस महल से निकलकर राजकुमारी एक सरोवर में नहाने के लिए आए तो उसी समय पर तुम आगे बढ़ करके उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उस राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे तो उसी समय वो राजकुमारी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, एक बात तुम मेरी गांठ बांध लेना, तुम उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ लेकर चले आना। वो चाहे कितना ही कहे पर उसे महल में वापस मत जाने देना। सियार समझाने लगा, हे राजकुमार, वो राजकुमारी तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास तो बहुत करेगी और वो तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत ही अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम राजकुमारी की ये मीठी मीठी बातें एक भी मत मानना। यदि तुमने उसे जाने दिया तो फिर तुम एक नई मुसीबत में पड़ जाओगे। इतना समझाने के बाद उस सियार ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया और हवा में उड़ता हुआ उसी महल की ओर चलने लगा। महल के पास पहुंचते ही वो राजकुमार एक वृक्ष की आड़ लेकर खड़ा हो गया। प्रिय दर्शकों, इधर वो राजकुमारी महल से बाहर सरोवर में स्नान करने के लिए आई तो उसी समय पर राजकुमार ने बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ के राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी कहने लगी, हे राजकुमार, तुम जहां भी मुझे ले जाना चाहते हो मैं वहां तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को सियार की बात अच्छे तरीके से याद थी। वो मन में सोचने लगा कि अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। तो राजकुमार कहने लगा, नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना पड़ेगा। इधर राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोता हुआ देख राजकुमार को उस पर दया आने लगी। एक स्त्री के आंसुओं ने उसे पिघला दिया। इस प्रकार दयावश उस राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में राजकुमार राजी हो गया और कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम रो नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। सज्जनों, जैसे ही राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा तो उसी समय उस महल के पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। अब तो वो राजा का बेटा अपनी करनी पर बहुत पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। सियार ने तो उसे बहुत समझाया था, सियार ने तो उसे बहुत आगाह किया था और नाना भांति से समझाया था, लेकिन वो बार बार गलती करता जा रहा था। इधर सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास ले जाकर पेश कर दिया। राजा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस नौजवान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। सज्जनों, राजा का ऐसा आदेश सुनकर राजकुमार रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। फिर राजा ने थोड़ा विचार करके कहा, हे नौजवान, मैं अपने द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले यदि तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो तो राजकुमार, मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। हमारे महल के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। इस पहाड़ के कारण हमारे किले की सुंदरता फीकी पड़ गई है। यदि तुम 8 दिन के अंदर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी राजकुमारी चंद्रकला का भी विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। प्रिय सज्जनों, तब राजा की बात सुनकर वो राजा का बेटा उस महल से बाहर निकलने के बाद उस पहाड़ को देखने लगा। राजकुमार के हाथ में तलवार थी, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना विशाल पहाड़ और 8 दिन में मैं इस पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा। राजा का बेटा सोच सोचकर बड़ा परेशान था, लेकिन उधर उसके प्राण भी संकट में थे, इसलिए वो अपनी तलवार से ही धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 7 दिन पूरे हो गए, लेकिन वो पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया। इधर राजकुमार थका हारा दुखी होकर बैठ गया और उसे अपनी करनी पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। यही सोच सोचकर वो रोने लगा और मन ही मन राजकुमार कहने लगा, यदि मैंने उस सियार की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक होता। उस सियार ने हर बार हमें मित्र बनकर अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उससे विपरीत चलता रहा। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था, फिर अचानक उसे अपने पैरों के पास में
सियार की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने जब नजर उठा करके देखा, सचमुच वही सियार उसके सामने खड़ा था। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें 7 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है। फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ, तुम जाकर के आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो, और तुम सो जाओ। तुम्हारा ये काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। इधर राजकुमार सियार की बात चुपचाप मानकर वहां से उठकर विश्राम करने के लिए चला गया, और थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई। सुबह के लिए जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि वहां कहीं उस पहाड़ का तो नामो निशान नहीं था। वहां उस महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। प्रिय दर्शकों, ये देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो गया। वो सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसके काम से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर चंद्रकला के साथ में कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही सियार मिल गया। कहने लगा, हे राजकुमार, बधाई हो। राजकुमारी चंद्रकला के साथ ही तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने का तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही मतलब की हैं। उन्हें प्राप्त करना अब तुम्हारे लिए कोई कठिन काम भी नहीं रहा है। तब राजकुमार सियार से कहने लगा, हे भाई, अब मुझे सोने का घोड़ा और सोने का तोता कैसे मिल सकता है? क्योंकि अब मैं यदि सोने का घोड़ा लूंगा तो बदले में मुझे राजकुमारी देनी होगी, और सोने का तोता लूंगा तो बदले में सोने का घोड़ा देना होगा। मैं तो राजकुमारी चंद्रकला को भी उस राजा के लिए ही ले जा रहा हूँ। तब सियार कहने लगा, नहीं मित्र, तुम ऐसा काम भूलकर भी मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारे धर्म की पत्नी है। तुम इसे राजा को कदापि मत देना। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी चंद्रकला को लेकर सोने के घोड़ा वाले राजा के पास जाओ। राजकुमारी को देखते ही राजा प्रसन्न होकर सोने का घोड़ा सौंप देगा। तुम उसी समय उस पर सवार हो जाना, और सवार होने के बाद उन सभी लोगों से विदा मांगना, और राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला के पास विदा मांगने के लिए जाओ तो उसी समय राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़कर उस सोने के घोड़े पर बैठा लेना, और फिर घोड़े को वहां से दौड़ा देना। हे राजकुमार, वो घोड़ा इतनी तेज गति से दौड़ता है कि उसे कोई अन्य सवारी नहीं पकड़ सकती, और ना ही कोई घुड़सवार उसे पकड़ सकता है। जाओ, पहले तुम ये काम पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि फिर आगे तुम्हें क्या करना है। प्रिय सज्जनों, अब तो राजा का बेटा सियार की योजना से काम करने लगा। जिस राजा का सोने का घोड़ा था, उस राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दे दिया। राजकुमार उस घोड़े पर तुरंत ही सवार हो गया और राजा से वहां से जाने की विदा मांगने लगा। अंत में वो राजकुमार उस राजकुमारी को उठा लाया, उस महल से बहुत दूर निकल गया। प्रिय मित्रों, वो राजा मुंह ताकता रह गया। इधर रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वही सियार उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार को देखकर वो सियार कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया राजकुमार। अब तुम यहाँ से जाने के बाद उस सोने के तोता को भी प्राप्त करो। तुम ये घोड़ा लेकर सोने के तोता वाले राजा के पास जाओ। वो राजा इस घोड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा, और लोग प्रसन्नता में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। कहते हैं भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे बुरे का विचार त्याग देते हैं, उस समय सोच समझकर काम नहीं करते। तुम उस राजा के हाथ से पिंजड़ा ले लेना, और जब वो सोने का घोड़ा आपसे मांगे तो घोड़े की पीठ पर बैठकर वहां से छूमंतर हो जाना, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। प्रिय सज्जनों, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस सियार ने बताया था। राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। राजा ने सोने के तोता वाला पिंजड़ा उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो तो ये समझ रहा था कि राजकुमार ये सोने का घोड़ा मुझे देगा। राजकुमार ने उसे घोड़ा तो नहीं दिया, उल्टा उस घोड़े को दौड़ा दिया। वो घोड़ा हवा में उड़ने लगा। बेचारा राजा देखता ही रह गया। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वही सियार फिर मिल गया। तब राजकुमार ने उस सियार से कहा, हे भाई, तुमने मेरी इस इतने लंबे सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ये राजकुमारी, सोने का घोड़ा और सोने का तोता मिल पाया है। हे भाई, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूँ। बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं?
तब सियार कहने लगा, राजकुमार, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझ पर एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो और मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे और तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, उस सियार के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा के बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, हे भाई, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूं तो मुझसे ज्यादा कृतज्ञ इंसान कौन होगा? हे भाई, ये अपराध मैं नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, राजकुमार की ये बातें सुनकर के सियार बड़ा ही आहत होता है। कहने लगा, हे भाई, यदि तुम मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी कुछ बातें याद रखना। मैं तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सियार की बात सुनने के बाद राजकुमार कहने लगा, हे मित्र, कैसी बातें करते हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो? दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वो सियार राजकुमार को 2 बातें बताकर वहां से चला गया और वो राजा का बेटा अपनी पत्नी और सोने के तोता के साथ उस सोने के घोड़े की पीठ पर बैठने के बाद आगे को चल देता है। कुछ ही समय में वह उसी छोटे से नगर में पहुंचता है जहां उसने उस गुफा में प्रवेश किया था जिसमें वो दोनों गुफा बनी हुई थी। जैसे ही वो नगर में पहुंचा तो उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सोने के घोड़े के ऊपर एक सुंदर राजकुमार और सुंदर राजकुमारी बैठे हुए हैं। राजकुमार के हाथों में एक सोने का सुंदर तोता भी है। ये देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। दर्शक बंधुओं, तब तक राजकुमार ने देखा कि उस नगर के एक बगीचे में बहुत से लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों को फांसी देने के लिए तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी वे उसी के दोनों बड़े भाई थे। वे लोग तब से लेकर अब तक उसी सजी हुई सुंदर गुफा में रह रहे थे और वो तरह तरह के बुरे कामों में लिप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच रहकर उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ रहकर वे शराबी और कर्जदार हो गए थे। जुआरी लोगों के साथ रहकर वे जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना भी धन था वो सारा धन जुए में हार चुके थे। उन्होंने उस गुफा में रहते रहते नगर के लोगों से बहुत सारा पैसा भी मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर इसीलिए वे दोनों राजकुमारों के लिए फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। आखिर वो राजकुमार अपने भाइयों को मरता देख कैसे खड़ा रहता? उसने तुरंत वहां जाकर उस नगर के लोगों से कहा, हे भाइयों, आप मुझसे ये पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोगों ने पैसे लेकर उन दोनों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। प्रिय दर्शकों, अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे तीनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वहां से कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाई, हम लोग बहुत दूर से चल करके आए हैं। इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ जलपान करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रिय मित्रों, बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तक तो वो राजकुमार ये बात भूल चुका था कि उसने जब सियार से विदा ली थी तब सियार ने उसे क्या समझाया था। प्रिय मित्रों, छोटा राजकुमार उस घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और वहां बैठकर आराम करने लगा। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद में उन दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी को उसी सोने के घोड़े पर बैठाया और वहां से सोने का पिंजरा लेकर उड़कर चल दिए। अपने भाई को कुएं में ढकेल कर वे दोनों अपने नगर लौट आए। घर लौटने के बाद उन्होंने राजा से आकर के कहा, हे पिताजी, हम सोने के तोता को पकड़ कर ले आए हैं। इसी तोता ने हमारे बगीचे में से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताजी, हम इस सोने के घोड़े को भी लेकर आए हैं और इस सुंदर राजकुमारी को भी हम लेकर के आए हैं। दर्शक बंधुओं, ये सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी इस बात की बहुत खुशी मनाई। लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो राजकुमारी बराबर रोती रही। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि उस घोड़े ने भी खाना पीना छोड़ दिया।
और वो सोने का तोता भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का घोड़ा। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया और उस सोने के तोते ने भी कुछ नहीं खाया। उधर वो छोटा राजकुमार कुएं में पड़ा हुआ था। उसके जो 2 सगे भाई थे वो उसे धकेल आए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो मरा नहीं था, क्योंकि उस कुएं में डूबने लायक पानी नहीं था। वो बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे उसी सियार की बातें याद आईं और उस सियार की बात याद कर करके वो बहुत पछताने लगा और रोने लगा। कहने लगा, अगर मैंने उस सियार की बात आज मानी होती तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। मित्रों, उधर राजकुमार ने जैसे ही उस सियार को याद किया तो वो सियार उसी क्षण प्रकट हो गया। सियार कहने लगा, हे भाई, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुम मेरी बातों को भूल जाते थे। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होती हो। कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी फिर से ठंडा हो जाता है, उसी तरह से दुष्ट लोग चाहे कितना भी अच्छा बनने का ढोंग करें, पर समय पर वे अपनी नीचता दिखाई ही देते हैं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती, चाहे कलेजा निकाल कर रख देना, पर ये 3 लोग कभी भी अपने नहीं हो सकते हैं। नंबर 1, जिसे किसी व्यसन की लत लग जाती हो, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि की, और दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है, वो अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला, धन का अत्यंत लालची। नंबर 3, वेश्याएं और चापलूसी करने वाला। पहले का शत्रु ये कभी अपने नहीं होते, इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। सियार कहने लगा, मेरी बातों को खैर तुमने नहीं माना, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूँ। लो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक रस्सी डालता हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर उस सियार ने एक छोटी सी रस्सी उस कुएं में लटका दी और देखते ही देखते उस रस्सी का आकार बहुत लंबा हो गया और कुएं में गिरे हुए उस राजकुमार के पास तक जा पहुंची। तब राजकुमार उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आया। तब सियार ने उससे कहा, हे राजकुमार, जाओ, अब तुम अपने घर के लिए जाओ, लेकिन राजकुमार तुम होशियार रहना, तुम्हारे सगे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, वे लोग जरूर तुम्हें कहीं न कहीं ढूंढ रहे होंगे। दर्शक बंधुओं, सियार की इतनी बात सुनने के बाद वो राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी को उस राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े लेकर के स्वयं पहन लिए। इधर राजकुमार भेष बदलकर अपने राजमहल में पहुंचा। वहां उसके पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे ही वो राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही जो सोने का घोड़ा था वो एकदम से आवाज देने लगा और हिनहिनाने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वो भी खाने पीने लगा। इधर राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला और उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। मित्रों, राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, हे महाराज, मैंने आपको पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इन्होंने आपको भी बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ है। मेरे पिता ने आपके सबसे छोटे राजकुमार के साथ में मेरा विवाह किया था और मैं अब अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही सुखी रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, हे पुत्री, वो कहाँ है? तब जो व्यक्ति मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा कर दिया और कहा, हे महाराज, ये रहा आपका छोटा राजकुमार। दर्शक बंधुओं, देखते ही देखते राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब तो राजा के मन में अपने छोटे बेटे के प्रति विचार बदल गए। पहले उसे वो बुद्धिहीन मानता था, लेकिन अब वो उसे बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और वो अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह करने लगा। उसके बाद राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई के लिए धोखा दिया था और महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से राजा उन दोनों से बहुत ही नाराज थे। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद बड़ी हंसी खुशी और धूमधाम के साथ राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ
और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। दर्शक बंधुओं, राजकुमार उस सियार को नहीं भूल पाया जिसने उसकी जगह जगह पर सहायता की थी। एक दिन समय निकाल करके वो जंगल में उसी सियार की तलाश में निकला। बहुत खोजने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे उस सियार को बैठा पाया। उस समय वो बेचारा सियार बहुत ही उदास था और वो सियार पहले से और भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही सियार ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहने लगा, हे राजकुमार, कहो आज आप इधर कैसे घूम पड़े? तब राजकुमार ने जवाब दिया, हे मित्र, आज मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था, तुम मिल गए, अच्छा हुआ। चलो अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ आराम से मेरे महल में रहना, वहां तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी बहुत दिक्कत होती होगी और शिकारियों का भी डर बना रहता होगा। सियार कहने लगा, नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूँ और भला तुम्हें मेरे दुख से अब क्या लेना देना? अब तुम्हारा जो काम था वो निकल गया, अब तुम सुखी रहो और अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मित्र, तुमने तो मुझ पर बहुत उपकार किया है, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हें मैं अपने साथ में रखना चाहता हूँ। अपने पास में तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तब सियार कहने लगा, हे भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मुझ पे एक जादूगर ने जादू कर दिया है। मैं सियार नहीं हूँ, मुझे जादू के प्रभाव से सियार बना दिया है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में जो राजकुमारी तुम्हारी पत्नी है, ये मेरी छोटी बहन है। यदि तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो आज उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी और फिर उसके बाद में मैं फिर से अपने देश के लिए लौट जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, राजकुमार को उस सियार की बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उस सियार के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वो सियार मर गया और उसकी जगह उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर वे दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महलों के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर वो राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। कुछ दिन वहां रुकने के बाद फिर वो राजकुमार अपने नगर को लौट जाता है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपसे निवेदन है, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।